ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कल क्या देख लिया था? अवध के बारे में प्रॉपर से अवध के फाउंडर कौन थे? अवध किसके टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर से अलग हुआ था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह। अवध के अगर हम लास्ट नवाब की बात करें तो कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह की बीवी का नाम बेगम हजरत महल। बेगम हजरत, ठीक है। लोगों ने देख लिया था। अवध में हमने देखा था कि जो सुजाउद दौला था, सुजाउद दौला के टाइम पीरियड में कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर का। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1964। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद जो कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई? ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो मुझे इसमें अवध में क्या क्या चीजें याद रखनी है वो मैं थोड़ा लिख देता हूँ। फिर अब जैसे इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर शहादत खान। उसके बाद जो नेक्स्ट नवाब बना, कौन बना? सुजाउद दौला। सुजाउद दौला के टाइम पीरियड में कौन कौन सा युद्ध हुआ? कौन सा? उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर। कब होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? 1700। इसमें क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट होता है जो होता है रूलर हुकूमत शाह आलम दूसरी है, ठीक है। शाह, हाँ आवाज है। शाह आलम दूसरी, शाह आलम, इसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम दिया गया। और और बंगाल की जो दीवानी थी यानी टैक्स कलेक्शन, ब्रिटिश क्या करता था? इसे कहते हैं दीवानी। ठीक है, दीवानी। दीवानी करना है या क्रिमिनल करना है, पैसे वगैरह से रिलेटेड रहता है सिविल या दीवानी। ठीक है, क्लियर हुआ? उसके बाद अगर कहेगा कि 1757 के क्रांति में अवध से किसने पार्टिसिपेट किया था? बेगम हजरत महल, है ना? बेगम हजरत। ठीक है, अब हम आज आगे देखते हैं कि यहाँ पे दे देता हूँ कि जब दिल्ली पर राज कर रहा था कौन? मोहम्मद। मोहम्मद शाह के समय में मुगल एम्पायर से तीन राज्य अलग हुए, बंगाल, उसके बाद ये अवध,
तो हमने अवध को अच्छे से पढ़ लिया था, देख लिया था कौन कौन से टाइटल हुए, कौन कौन सी स्टोरी हुई, उसको कौन सा जो कि किसको दिया गया और उसको टैक्स कलेक्टर की जिम्मेदारी। ठीक है, अब हम चलते हैं हैदराबाद। अगर हम बात करें हैदराबाद, तो हैदराबाद के जो फाउंडर थे कौन थे? निजामुल निजामुल हैदराबाद के टाइम पीरियड में पूरा था मोहम्मद शाह। अब देख, इस निजामुल मुल्क यानी हैदराबाद जो था, हैदराबाद जो था, हैदराबाद को कई लोगों ने अटैक करके उस पर निजामुल मुल्क के इस एरिया को जीत, जैसे उस वक्त हैदराबाद पे मराठाओं ने अटैक किया था। सबसे पहले बाजीराव आया, बाजीराव ने अटैक किया और अटैक करके कौन सा ट्रीटी किया था? मुंशी शिवगांव की ट्रीटी। और मुंशी शिवगांव के ट्रीटी के तहत उसका कुछ एरिया कब्जा लिया और हैदराबाद के निजाम से क्या लेने लगा? चौथ नामक टैक्स, है ना, चौथ नामक टैक्स लेने। उसके बाद आता है कौन? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने फिर से हैदराबाद पे अटैक किया और संधि किया ढलकी की संधि, और ढलकी की संधि के तहत पूरा का पूरा हैदराबाद मराठाओं के अंडर में आ जाता है ना, यानी कि निजामुल मुल्क जो रहता है उसकी अधीनस्था स्वीकार कर लेता है बालाजी बाजीराव मराठाओं। ठीक है, तो उसके समय में इसका डिस्प्यूट किसके साथ था? डिस्प्यूट में अगर हम बात करें, पहला डिस्प्यूट मराठा इसमें सबसे पहले अटैक किसने किया? बाजीराव। और इसने अटैक करके कौन सी संधि करी? मुंशी शिवगांव। ठीक है, और मुंशी शिवगांव की संधि के तहत इसके तहत कौन सा टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया? ठीक है, उसके बाद दूसरे जो मराठा थे पेशवा बालाजी बाजीराव। बालाजी बालाजी बाजीराव ने कौन सी संधि करी? ढलकी। और इसको बड़ा करके काट दिया और आज पूरा का पूरा जो हैदराबाद है उसके अंदर रहेगा मराठों। और कैप्चर करने के बाद जो निजामुल मुल्क रहेगा वो किसकी अधीनस्था स्वीकार कर लेगा? क्लियर है? तो अब देखो, जब जब ये अ, निजामुल मुल्क ने मराठों की अधीनस्था स्वीकार कर ली, तो अब धीरे धीरे उन्हें देखा कि अंग्रेज आकर के मराठों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं।
अंग्रेज आकर के मराठों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। तब ये जो हैदराबाद रहता है, हैदराबाद के पास जाते हैं और मराठे कहते हैं कि तुम्हें जो है हमारे अंडर रहना पड़ेगा। तो निजाम कहता है कि अभी तो मराठे कमजोर हो गए हैं, हम तुम्हारे अंडर क्यों रहे। तो उसने कहा मराठों ने, अरे अंग्रेजों ने, देखो जैसे आज इनको मराठा जो कि कब्जा लिए थे, कल कोई और कब्जा लेगा, दूसरी फॉरेन कंपनियां आ रही हैं मतलब यूरोप से, वो लोग कब्जा लेंगे। तो उससे बेहतर क्या है कि तुम हम हमारे यहाँ रहो, हमें पैसा वैसा देते रहो, हम तुम्हारे यहाँ अपने सैनिक रखेंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया कि कोई अगर तीसरी पार्टी है जो हम किसी राजा के यहाँ सैनिक रख रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, उसे कहते हैं सहायक कर्मी। तूने सुना होगा सहायक कर्मी, लॉर्ड वेलेजली की सहायक कर्मी। तो लॉर्ड वेलेजली आया, लॉर्ड वेलेजली जिस था उसने हैदराबाद को क्या क्या ऑफर किया, अलायंस, सहायक कर्मी मतलब सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस यानी कि हम जो कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम अपने सैनिक यहाँ रखें, ठीक है, और तुम हम लोग उसके बदले वो जो सैनिक है उसका खर्चा वर्चा देते रहना। तो ये सब्सिडरी अलायंस इस हैदराबाद के निजाम के लिए, देख अगर लॉन्ग टर्म पे हम पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो ये अच्छी बात नहीं। क्यों? क्योंकि कोई तीसरा इंसान के यहाँ से कोई आर्मी वाला आकर के तुम्हारे यहाँ रहेगा तो तुम्हारे यहाँ की सारी खुफिया इंफॉर्मेशन उसको दे सकता है कि नहीं दे सकता, देगा ही। और यही सब गलती करे भारत के राजा महाराजा, जितने भी अंग्रेज थे वो पहले क्या करते थे, उनके यहाँ सब्सिडरी अलायंस लेकर के जाते थे और धीरे धीरे अपने सारे के सारे सैनिक वहाँ घुसा देते थे और उनके सैनिक धीरे धीरे सारा इंफॉर्मेशन अंग्रेजों को प्रोवाइड कर देते थे। और जब ये देखते थे अंग्रेज कि अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल गई है, अब ये सही वक्त है उस राजा के ऊपर अटैक कर दिया जाए, वो उस राजा के ऊपर अटैक कर देते थे और उसे मार। ठीक है, तो कहेगा कि सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि को अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन था, हैदराबाद। सहायक संधि को भारत में लागू करने वाला कौन था, वेलेजली। लेकिन वेलेजली से पहले भी फ्रांसीसी एक गवर्नर था डुप्ले, ठीक है, फ्रांस का, क्योंकि यूरोप से तो फ्रांसीसी कंपनियां भी तो आई थी भारत में। हाँ, तो सहायक संधि को सबसे पहली बार अगर किसी ने स्टार्ट किया था तो डुप्ले ने स्टार्ट किया, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर किसी ने फैलाया था तो लॉर्ड वेलेजली ने फैलाया। ओके, यहाँ पर कहेगा कि मैं यहाँ लिखता हूँ सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस तो क्या कहते हैं, सहायक कहेगा कि पहली बार स्टार्ट डुप्ले गवर्नर डुप्ले। गवर्नर डुप्ले ने पहली बार स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन कहेगा कि भारत में बड़े पैमाने पर किसने चलाया, किसने इस सब्सिडरी अलायंस को लागू किया, तो लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड
इसके इम्प्लीमेंट करने के बाद पहला स्टेट कौन बना जिसने ये जो कि सब्सिडी लाइन को एक्सेप्ट किया? इतनी बात क्लियर है सब्सिडी लाइन को जो कि हैदराबाद ने पहली बार। तो जैसे ही हैदराबाद ने सब्सिडी अलायंस को एक्सेप्ट किया, अब धीरे धीरे सारे जो अंग्रेज रहेंगे वो वहां की खुफिया इंफॉर्मेशन लेने लगेंगे। ठीक है, तो खुफिया इंफॉर्मेशन लेते ये लोग जैसे ही सोचे ना कि हम लोग हैदराबाद कब्जा लेते हैं, उसी वक्त क्या हो गया, 1857 की क्रांति चालू हो गई। और 1857 की क्रांति चालू हो गई तो ये लोग हैदराबाद को कब्जा नहीं पाए। और 1857 की क्रांति के बाद जब वहां से रानी का घोषणा पत्र आया और उसमें लिखा गया था अब जो ये रहेंगे अंग्रेज रहेंगे यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ये किसी भी दूसरे राजा के ऊपर अटैक नहीं करेंगे और किसी की भी जमीन को नहीं कब्जाएंगे। यह क्वालिटी में मैंने बताया था कि तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हैदराबाद को कब्जा पाए वो लोग। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या रही, 1857 की क्रांति। और 47 रिवॉल्ट के बाद जो नया लॉ आया था, क्या लॉ आया था कि कोई भी जो ब्रिटिश होगा होगी वो किसी भी नए लैंड को कैप्चर नहीं करेगा। लास्ट जब देश आजाद होता है तो यहाँ का हैदराबाद का जो निजाम था वो क्या कह रहा था कि मैं भारत के साथ नहीं मिलूंगा, है ना, भारत के साथ नहीं मिलूंगा, क्योंकि अगर अंग्रेजों का इस पर कब्जा हो गया रहता तो जितने भी प्रोविंस थे जिस पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे वो ऑलरेडी इंडिया में मिल जाते। ठीक है, ऑलरेडी इंडिया में मिल जाते, लेकिन जिस पर कब्जा नहीं किए थे तो अंग्रेज उतने थे तो वो लोग क्या बोले, भाई अगर तुमको इंडिया के साथ मिलना है तो इंडिया के साथ रहो, पाकिस्तान के साथ जाना है तो पाकिस्तान के साथ रहो, या स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र रहो। ठीक है, तो ये यहाँ का निजाम क्या कर रहा था कि हम भारत के साथ नहीं मिलेंगे। तो हैदराबाद को भारत के साथ मर्ज करने के लिए जो कि कौन से अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी सारे प्रोविंस को एक करने के लिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर चलाया, ऑपरेशन पोलो। नहीं, ऑपरेशन विजय यहाँ नहीं चला, ऑपरेशन विजय से पुर्तगालियों को भगाया गया गोवा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर चलाया गया ऑपरेशन पोलो और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद इंडिया में मर्ज हुआ।
क्या कहते हैं और क्लियर हो गया हैदराबाद के बारे में। में कहेगा कि सबसे पहली बार पीपीपी अलायंस को एडॉप्ट करने वाला स्टेट कौन सा था? हैदराबाद के फाउंडर हैदराबाद निजामुल क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ के 3 राज्य तो हो गए, लेकिन यहाँ जो एरिया था ना कर्नाटक का, ये जो कर्नाटक वाला एरिया था, इस कर्नाटक वाले एरिया पर ना बहुत लोग अटैक कर रहे थे। जैसे इधर से मराठा कब्जा रहे थे, ठीक है, और फिर इधर से जो ये ब्रिटिश थे वो कब्जा रहे थे, ठीक है, और इस एरिया से फ्रांसीसियों की एंट्री हो रही असल है। ये जो कर्नाटक था, कर्नाटक वाले एरिया पर कितने लोगों का जो कि नजर थी, कितने लोगों की नजर थी? एक तो मराठा, दूसरे इधर से ब्रिटिश, और तीसरे यहाँ से ब्रिटिश चाहते थे इस पूरे एरिया पर हम कब्जा ले, फ्रेंच चाहते थे ये पूरा एरिया हम कब्जा ले, मराठा चाहते थे हम कब्जा ले। तो ब्रिटिशर्स ने तो मराठाओं को जो कि वैसे ही कमजोर कर दिया और उन्हें खत्म कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ हैदराबाद का भी फाइल नहीं पड़ चुका था, हैदराबाद का सूबे अलायंस हो कर चुका था। अब बचे थे ब्रिटिश और फ्रांस, तो ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में यहाँ पे लड़ाई होगी कि नहीं होगी? अब देख, ये लड़ाई कर्नाटक के लिए हो रही है, तो तूने सुना होगा कर्नाटक वॉर के बारे में, कार्नेटिक वॉर, है ना? तो आप समझते हैं कर्नाटक वॉर के बारे में कि ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में 3 कर्नाटक को लेकर के 3 युद्ध हुए, ठीक है, कर्नाटक को लेकर के 3 युद्ध हुए। जैसे कि एंग्लो मराठा वॉर तूने देखा कितने हुए थे? 3। वैसे ही एंग्लो कर्नाटक वॉर या एंग्लो फ्रेंच वॉर होगा, लेकिन इसको क्योंकि कर्नाटक के लिए होगा तो इसको कहेंगे एंग्लो कार्नेटिक वॉर, जो ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में है, ठीक है। तो एंग्लो कार्नेटिक वॉर, तो फिर ऐसे ही तू आगे जाकर के सुनी रहेगी ये एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। ये 3 बैटल जो है ना 3 टाइप के, एंग्लो मराठा, एंग्लो कर्नाटक और एंग्लो मैसूर, तो तीनों को याद रखना, इसमें से कोई एक तो पूछता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं एंग्लो कार्नेटिक वॉर, या पहले यहाँ हेडिंग डालता हूँ कार्नेटिक वॉर। तो जो कार्नेटिक वॉर किसके किसके बीच में थी? और एंग्लो यहाँ हम लोग भारत में देख रहे हैं कि कर्नाटक को लेकर के ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई, लेकिन एक्चुअली में
यहाँ पर ये लड़ाई की वजह है कुछ और। तो कुछ यूं समझ कि अगर गांव में दो पड़ोसी होंगे, ठीक है, गांव में दो पड़ोसी है और इनके बीच में अगर झगड़ा हुआ और यहाँ शहर में भी इन्हीं के घर परिवार वाले यहाँ है आमने सामने, तो ये लोग भी आपस में बोलाचाली बंद कर देते, है कि नहीं? तो ऐसे ही ना, ऐसे ही ये पूरी दुनिया में ब्रिटिश कब्जा किए हुए थे, फ्रांस कब्जा किए हुए, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रांस कब्जा किए हुए। यहाँ पर एक जो कि देश है यूरोप में, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया पर चाहता था ब्रिटेन कब्जा कर ले और ऑस्ट्रिया पर भी चाहता था कि ये फ्रांस कब्जा कर, ठीक है, फ्रांस कब्जा कर ले। इस चीज को लेकर के इन दोनों में यहाँ पर लड़ाई होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पर लड़ाई होगी तो भारत में भी तो लड़ाई उनका उस लड़ाई का इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ लड़ाई हुई ना, ये लोग यहाँ पर लड़ गए, यहाँ पर जो कंपनियां थी और यहाँ पर जो लोग थे ये लोग लड़ गए आपस में, ठीक है। तो पहले एंग्लो कार्नेटिक वॉर की रीजन क्या भारत में हुई लड़ाई थी? नहीं, तो फ्रांस, अरे यूरोप में ऑस्ट्रिया, ठीक है, यूरोप में ऑस्ट्रिया की लड़ाई जो थी वो पहली एंग्लो कार्नेटिक वॉर की वजह से, ठीक है। तो अब पता ऑस्ट्रिया में लड़ाई हुई है तो यहीं पर कोई ना कोई अलायंस होगा, कोई ना कोई ट्रीटी होगा, तब जाकर वो लड़ाई रुकेगी। ऑस्ट्रिया में जो कि ये लड़ाई रुकी थी एला साफा की संधि के द्वारा, यानी ट्रीटी ऑफ एला साफा, और जब यहाँ पर जो कि लड़ाई रुकी तो यहाँ पर भी लड़ाई स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पर ना कौन थे? ब्रिटिश और फ्रेंच। यहाँ पर जब लड़ाई चालू हुई ना तो फ्रेंच जो थे वो ब्रिटिशर्स पर भारी पड़ रहे थे, ठीक है, फ्रेंच ब्रिटिशर्स पर भारी पड़ रहे थे। अगर 2-4 दिन और लड़ाई चली होती तो यहाँ पूरे पूरे जो कर्नाटक था, कर्नाटक पर किसका राज हो जाता? फ्रांसीसियों का, और ब्रिटिश को पूरी तरीके से यहाँ से भागना पड़ता। लेकिन उसी बीच में क्या हो गया? ट्रीटी हो गया, संधि, और ये लड़ाई रुक गई, ये लड़ाई रुक गई, ठीक है। तो ये ब्रिटिश क्या देखे कि हम लोग को बहुत मार मारा जाते हैं, फ्रांसीसी बहुत पीट रहे थे और फ्रांसीसियों के बीच में कॉन्फिडेंस, अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हम लोग ब्रिटिश को हरा देंगे, ठीक है। तो जब पहली लड़ाई रुकी ना तो उस वक्त जब फ्रांसीसियों का जो लीडर था, ठीक है, लीडर था, उसका नाम था डुप्ले, ठीक है। डुप्ले बोला कि यार वहां से फ्रांस वाले जो कि हमारा जो राजा है वो बेवकूफ है, अब मैं उसके बिना बताए ही क्या करूंगा, यहाँ भारत में ब्रिटिशर्स को पीट डालूंगा, ठीक है। यहाँ पर इसने फिर से कुछ टाइम बाद क्या कर दिया? ब्रिटिशर्स पर अटैक कर दिया, और वो कहा गया सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर। और इसमें जो कि किसने अटैक किया ब्रिटिश के ऊपर? फ्रांसीसियों। देख, पहले क्या था कि ब्रिटिश को पता चल चुका था कि ये लोग फ्रांसीसी हम जो कि हम पर भारी पड़ने वाले हैं, इसलिए ब्रिटिश ब्रिटेन से अपने सैनिक मंगा चुके, ठीक है, अपने सैनिक मंगा चुके थे। और फ्रांसीसी जब अटैक करने गए तो उन लोगों ने उसका क्या किया? जो कि मुकाबला किया अच्छे तरीके से, ठीक है, मुकाबला किया, और ये फ्रांसीसी से हरा नहीं पाए ब्रिटिश को। और ये युद्ध यहाँ पर समाप्त होता है पौंडीचेरी की ट्रीटी के द्वारा। पौंडीचेरी में एक ट्रीटी होती है और उसकी ट्रीटी के जरिए ये सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। लेकिन ब्रिटिश समझ चुके थे कि ये फ्रांसीसी जब मन कर रहा है हम पर क्या कर रहे हैं? अटैक कर दे रहे हैं, एक काम करो इन्हें खुद ही अटैक कर देते हैं। तीसरी बार ब्रिटिश ने खुद किस पर अटैक कर दिया? फ्रांसीसियों पर। और फ्रांसीसियों की गलती क्या थी? इन लोगों ने फ्रांस को बताया नहीं था, इसलिए यहाँ से इनके कोई सैनिक नहीं आए थे और फ्रांसीसी कमजोर हो चुके थे। ब्रिटिशर्स आए, फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, ठीक है। और यहाँ जब खत्म किया तो खत्म करने के बाद ट्रीटी होती है फ्रांस की कैपिटल पेरिस, और उसे कहा गया ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत जो है थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर खत्म होता है, ठीक है। इसमें तीसरे वॉर जो तीसरा एंग्लो कार्नेटिक वॉर होता है उसमें वो जगह पूछता है कि कहाँ हुआ था, वो हुआ था वांडी वॉस का युद्ध। इन्हें ये भी नाम कई बार सुना होगा, बैटल ऑफ वांडी वॉर, वांडी वॉर 1708। असल में ये
3 लड़ाइयां हुई किसके किसके बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। तो अब मैं समझाऊं यहाँ पे, देख देता हूँ कि पहली एंग्लो कार्नेटिक वॉर का रीजन क्या था। रीजन क्या भारत में था, रीजन तो यूरोप में था, डिस्प्यूट ऑस्ट्रिया को लेकर। रीजन क्या था कि फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में डिस्प्यूट। और ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया को लेकर के, ऑस्ट्रिया तो ऐसे बताइए, बताइए, ये है ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पर ऑस्ट्रिया में लड़ाई होती है, तो बता भारत में भी लड़ पड़ेंगे ये लोग, और भारत में जब लड़ेंगे तो ऑस्ट्रिया में जब वो युद्ध रुकेगा तो भारत में भी युद्ध रुक जाएगा। जब यहाँ पर ऑस्ट्रिया में ये लोग लड़े तो ऑस्ट्रिया में लड़ाई किस नीति के तहत रुकी, तो ये अलास्का, ठीक है, और भारत में भी बैटल समाप्त हो। लेकिन इस बैटल में कौन डोमिनेट कर रहा था, कौन जीत रहा था, फ्रांस जीत रहा था। dispute is clear, dispute clear also come, but when were dominant, क्लियर है। और यही वजह बनेगी सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर की, ठीक है ना, सेकेंड एंग्लो कार्नेटिक वॉर। इसके पीछे वजह क्या थी, तो ओवर कॉन्फिडेंस, दूसरे का ओवर कॉन्फिडेंस, गवर्नर दूसरे का ओवर कॉन्फिडेंस कि हम लोग क्या कर देंगे, जीत जाए, लेकिन उसने सिर्फ उसका अटैक कर दिया, इसलिए अटैक ऑन, लेकिन क्या जीत पाया, इसकी वजह क्या थी, नहीं, जो ब्रिटिश थे वो लोग अपने सैनिक इंग्लैंड से मंगाते थे, है ना, और दूसरे ने किसे इन्फॉर्म नहीं किया था, फ्रांस में अपने राजा को, ठीक है, दूसरे did not inform on crime,
इसकी वजह से वहां से कोई भी सोल्जर नहीं है। और ये युद्ध कौन सी ट्रीटी के तहत खत्म होता है? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर। एंग्लो कार्नेटिक, थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर में किसने अटैक किया? ब्रिटिश अटैक ऑन, कहाँ पर ये युद्ध हुआ? 1760 में, और ये युद्ध कहा गया वांडी वॉर, बैटल ऑफ वांडी। नहीं, सिटी का नाम था सिटी ऑफ पेरिस, बैटल ऑफ वांडी, वांडी वॉर। और इसके तहत फ्रांस को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? हटेट दिया गया ब्रिटिश ईस्ट से। असल में, और ये युद्ध कहाँ जाकर के खत्म हुआ? और इस तरीके से भारत पर अंग्रेजों का पूरा राज है। नहीं तो अगर यहाँ पर फ्रांसीसी अगर जीत गए हो तो भारत पर अंग्रेजों की जगह फ्रांसीसियों का राज होता, और हम लोग फ्रांसीसियों से बहुत पहले आजाद हो चुके होते हैं। ठीक है, जो 1947 में जाकर के हमें आजादी मिली, वो हमें 1850 के आसपास ही जो की आजादी मिल गई है। समझना? क्लियर हुआ? तो कितने एंग्लो और कार्नेटिक वॉर हुए? पहली की वजह क्या थी? ऑस्ट्रिया के लिए कौन कौन लड़ रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस। ऑस्ट्रिया में लड़ाई कौन सी संधि के द्वारा खत्म हुई? एला सापा, सिटी ऑफ एला सापा। ठीक है, सिटी ऑफ एला सापा। ओके, सेकेंड जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर थी वो कौन से ट्रीटी के तहत खत्म हुई? पौंडीचेरी, सिटी ऑफ पौंडीचेरी। और तीसरा थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर, ट्रीटी ऑफ पेरिस। कौन सा थर्ड एंग्लो कार्नेटिक वॉर को कौन सा बैटल कहा जाता है? बैटल ऑफ वांडी वॉर। वांडी वॉर कब हुआ? 1760। ठीक है, बैटल ऑफ वांडी वॉर 1760। तो एंग्लो कार्नेटिक वॉर किसके किसके बीच में थी? ब्रिटिश और फ्रांस के बीच। तो मैं क्लियर हुआ? ठीक है, मैं ये देख लिया पूरा का पूरा, हैदराबाद देख लिया, और उसके बाद हमने ये कार्नेटिक वॉर। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट। ठीक है।